तो इसमें इर्रेशनल नंबर भी आते हैं, रैशनल नंबर भी आते हैं। अच्छा, इर्रेशनल नंबर के बारे में एक छोटी सी बात मैं पूछ लूं तुम लोगों से, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ये कोई मुझे बता सकता है? प्रूव दैट। वैसे प्रूव करवाने का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं प्रूव करवा दे रहा हूँ। प्रूव दैट 10 1 डिग्री इज इर्रेशनल नंबर। बाइनोमियल से कोई लेना देना नहीं है इसका। ये बेसिकली एक सवाल एग्जिस्ट करता है जो तुम लोगों को मालूम। कैसे प्रूव करेंगे? सोच ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सोचिए सोचिए। मतलब मैं ऐसे कुछ सवाल और भी लिख देता हूँ जो तुम लोगों को तो आते ही होंगे कुछ, जैसे कि ये तो सारे लोग प्रूव कर लेते हैं। प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। ये तो बचपन में ही सिखा दिया जाता है। सर पहला वाला एक्सपेंशन से हो सकता है 10 का? यस सर, 10x का। 10x का एक्सपेंशन में सिर्फ 2 ही 3 टर्म नहीं याद होंगे तुमको, और फिर आगे डॉट डॉट करके छोड़ दोगे, कुछ नहीं हो पाएगा उससे। सर क्योंकि उसमें और पावर आती है सर। वो 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाय 180। सर पाई इरेशनल होता है, तो सर वो सारी और डिग्री है, तो सारे नंबर इरेशनल होंगे। एक मिनट, मैं सुनता हूँ तुम्हारी बात। मैं पहले जो मन में है वो लिख दूं। मैं प्रूव दैट 10 log 5/3 is irrational number. Prove that ईलर्ट्स कांस्टेंट जो ई होता है वो भी इर्रेशनल नंबर। ये कैसे प्रूव करेंगे? ये 10 1 डिग्री के बारे में इसने कुछ बोलना चालू किया, और क्या बोलना चालू किया बताओ? 1 डिग्री को क्या लिख सकते हो? सर पाई बाय 180 डिग्री रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन। 10 पाई बाय 180। सर फिर 10x का जो एक्सपेंशन होता है, हाँ, वो होता है x प्लस x क्यूब बाय 3 x प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस 2x की पावर 5 बाय 15। सर आगे ऐसे होता है। हाँ, ऐसे कुछ चलता चला जाता है। ठीक है, मतलब जो इसमें जो पावर है x की वो ऑड है। ठीक है। और सर पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई इरेशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर होंगे सारे। सारे और इरेशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबरों का सम इरेशनल होता है। ये किसने बताया? ये किसने बता दिया आपको भाई? 2 + √3, 2 - √3 सम कर दो। हाँ यस यस यस। सबसे बढ़िया जो होता है √2 का होता है। ये सबको आता है। अरे आता है ना सबको? सर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड 9th क्लास वाला। एग्जैक्टली। मतलब जितने भी सवाल लिखे हुए हैं, इन सारे सवालों को सॉल्व करने का एक ही सिद्धांत है। मतलब इर्रेशनल प्रूव करना है तो कंट्राडिक्शन, दिस इज द ओनली टूल। भाई दुनिया में कोई भी नंबर अगर होगा या तो रैशनल होगा, अगर रैशनल नहीं होगा तो गारंटेड इर्रेशनल होगा। तो √2 के लिए हम लोग यही करते हैं
लेकिन √2 के लिए जो करते हैं वही tan 1 डिग्री के लिए कैसे करेंगे, वैसे ही log 5/3 के लिए कैसे करेंगे, e के लिए कैसे करेंगे, अब ये सब सोचने वाली बात है। तो जब तक बाकी लोग सोचे, मैं √2 के बारे में बात करता हूँ। सर ये बताने के पहले सर, जैसे हम लोग पढ़ते थे बचपन में, रैशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, हाँ। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो रैशनल नहीं होते हैं। हाँ। ये बड़ा रहस्यमयी बात है सर। रहस्यमयी क्यों है? नहीं, अब जो रैशनल नहीं, जैसे हम लोग कहें कि प्रॉपर इंटीग्रल या इम्प्रॉपर, तो प्रॉपर के लिए कुछ डेफिनेशन दे दी गई है, जो प्रॉपर नहीं है वो इम्प्रॉपर कहे जाएंगे। बिल्कुल। नहीं, इरैशनल की तरह डेफिनेशन ये है ना कि नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, डेसिमल। वही एक ही बात है, मतलब रैशनल जितने भी नंबर होते हैं वो रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, तो उसी का कन्वर्ट्स बोल दिया, एक ही बात है वो। मतलब इरैशनल नंबर वही है जो रैशनल नहीं है। तो सर जैसे कि अब जैसे 2 है, हाँ। तो 2 कभी-कभी इरेशनल भी समझ में आता है कि अरे कैसे समझ में आता है? कैसे समझ में आता है इरैशनल? 2.0 तो कह सकते हैं ना इसको? 2.0 कह सकते हैं, मतलब भाई 2/1 अच्छा कह सकते हैं सर इसको? 2/1 कह लो, तो हाँ, p/q तो हो ये गया। अच्छा रैशनल हो गया ना ये? हाँ। हाँ, इरेशनल नहीं है। नहीं है। और जब हम लोग एक कभी-कभी कहते हैं ना नंबर लाइन के बहुत अंदर कहीं जाइए तो हर एक रैशनल के बाद पक्की बात है अगला इरेशनल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे 0.0000001 और फिर उसके बाद इरेशनल, तो नहीं ये नहीं नहीं, मतलब ऐसा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब एक्चुअली ये जो बात तुम करने की कोशिश कर रहे हो ना, खोजने की कोशिश कर रहे हो, खोजना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ। तुमने कहा कि एक नंबर 1 है, अब इसके बगल वाला नंबर या तो तुम लिख के दिखा दो, लिख सकते हो? नहीं, असंभव है सर। असंभव है ना। तो वो जो बगल वाला नंबर, इसलिए कॉम्पैक्टनेस कर दिया गया कि जो अगल बगल वाले नंबर है वो असंभव है, लेकिन फिर उसके बगल में संभव है, फिर एक असंभव है। तो ये जो रैशनल है वो संभव है, जो इरैशनल है वो असंभव है। सर आप इन डेफिनेशंस को कैसे देखते हैं? थोड़ी सरल भाषा में समझाइए। मतलब बिल्कुल सरल है, बहुत ही सरल है भाई। मेरे पास दुनिया में जितने भी नंबर हैं, अगर वो p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हो, इसमें q 0 नहीं, और p and q आर को प्राइम integers, the number is called as रैशनल नंबर। तो जितने भी ऐसे नंबर हैं जो कि p/q के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि जिसमें p और q इंटीजर्स हैं और एक दूसरे के प्राइम हैं, तो वो सब रैशनल नंबर की कैटेगरी है। तो ये कैटेगरी डिफाइन कर ली गई भाई, जैसे 2/5 लिखा हुआ, ये रैशनल नंबर हो गया। नंबर अगर मेरे पास 1.4 लिखा हुआ है, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये 14/10, और फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो 7/5, ये भी रैशनल नंबर हो गया। और जो अभिनंदन सर ने बोला कि 2.323232, ये रिकरिंग डेसिमल है इन और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? अगर इसको s मान लो और 100 से जो पेयर रिपीट कर रहा है 100 से मल्टीप्लाई, हाँ, वही 10th क्लास वाला तरीका। हाँ वही वही, या जीपी भी बन जाती है, लेकिन 10th वाला ज्यादा अच्छा होता है, 232। बार लगा करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सबको सब्ट्रैक्ट कर दो तो इधर आ जाएगा 99s, और इधर डेसिमल वाले सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, 230 आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू 230 डिवाइडेड बाय 99, ये भी p/q के फॉर्मेट में कन्वर्ट। तो ये जीपी वाला कैसे होगा सर, वो बोल दीजिए। जीपी वाला कैसे होगा, भी बना देते हैं। अरे जीपी एक 0.32 वाला करो, फिर 0.0032 वाला करो, फिर 0.00032 वाला करो, और वो इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी उधर, उसका सम कर दो तो p/q के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये आप वैसा तो नहीं कहना चाहते जैसे एक जीपी में अपने पास सीरीज होती थी 55 + 500, हाँ 55 हाँ, + 500। एक्चुअली वो n टर्म्स का सम निकलवाया जाता है, उसमें इनफाइनाइट नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो तो भाई इनफाइनाइट सीरीज का सम में तो कॉमन रेशियो तुम्हारे पास फ्रैक्शन होना चाहिए। तुम जो बोल रहे हो ना 55 + 555, ये इसमें तो कॉमन रेशियो का भी फ्रैक्शन हो ही नहीं पाएगा ना, तो इनफाइनाइट। 55 कॉमन लिखते थे, 11 और 10 - 1 और 100 हाँ - हाँ 1 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो जीपी बन जाएगी, जीपी का सम निकल आएगा। यहाँ पर जो मेरे पास बनने वाला है वो 2 + 0.32 + 0.0032, ये फ्रैक्शन में चला जाएगा ना, इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी। यस सर, हो गया। है ना, तो इससे भी कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा सरल यही बचपन वाला तरीका है। तो ये जितनी कैटेगरी के नंबर हैं ये सब रैशनल नंबर हैं, इसके अलावा कुछ भी है वो इरैशनल नंबर है।
तो बस ऐसे डिफाइन ही किया गया है। तो 10 1 डिग्री के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं कि कैसे करेंगे इसको कि ये इर्रेशनल नंबर निकल के आ जाए। तो देखो 10 1 डिग्री लिखा हुआ है मेरे पास। अब मेरे पास कोई और तरीका ही नहीं, बस कंट्राडिक्शन है। मान लिया कि ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट, मान लेते हैं भाई, मुझे तो इर्रेशनल समझ ही नहीं आ रहा, दिस इज रैशनल नंबर, अज्यूम कर लिया। ऐसे ही रूट 2 में भी करते हैं, ऐसे ही सब में करेंगे, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम, मतलब को फैक्टर 1 है। सर इसमें कंपोनेंट डिविडेंड लगा दें। किसमें? इसमें tan 1 = a by b में। उससे क्या होगा? कंपोनेंट डिविडेंड अगर लगा दे इधर सर फॉर्मूला बन जाएगा tan pi by या 45 डिग्री प्लस 1 डिग्री 45 डिग्री प्लस, नहीं भाई नीचे 1 प्लस tan 1 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 1 डिग्री। ठीक है, तो ये tan 45 किसका बन गया? tan 45 मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। अभिनंदन ने बोला कि 10 ये पाई बाई 180 लिखा हुआ है अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू पी बाई क्यू। इसने कहा कि कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दीजिए, 1 माइनस 10 पाई अपॉन 180 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 पाई अपॉन 180, दिस इज इक्वल टू क्यू माइनस पी अपॉन क्यू प्लस पी। और ये जो नंबर लिखा हुआ है वापस रैशनल नंबर हो। इसने बोला कि ये जो लिखा हुआ है ये, इसको लिख सकते हैं अपन लोग, क्या लिख सकते हैं? 10 पाई बाय 4 माइनस पाई 180, दिस इज इक्वल टू ये रैशनल नंबर लिखा हुआ है। तो 10 1 डिग्री के बारे में कहाँ कुछ मालूम चला? सर इस बात का इसे इस्तेमाल कर ले कि tan 45 डिग्री 1 होता है। हाँ होता है, वो एक मेरे पास रैशनल नंबर हो गया। तो उसी बात का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि 45 को कैसे 1 डिग्री में ब्रेक कर ले। 45 को 1 डिग्री में कैसे ब्रेक कर ले? 45 45 को 45 बार 1 डिग्री 1 tan a प्लस b प्लस c वाला एक फॉर्मूला होता है सर। हाँ, अब तो तुम चाहते कि 45 बार वाला लगा दे। हाँ 45 बार अगर 1 लगा दिया मैंने, हाँ। तो हमने सिग्मा वाला एक फॉर्मूला बताया था। हाँ, ऊपर tan 1 आ जाएगा सम किसी फॉर्मेट में, कहीं पे 2 बार मल्टीप्लाई होगा, कहीं पे 3 बार मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी रैशनल नीचे भी रैशनल। तो ये 45 इरेशनल हो गया। 45 से रैशनल हो गया। 45 को तो रैशनल बनाओ यार, 10 हाँ एग्जैक्टली, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना सर। आपने अब मेरी बात समझ रहे हो ना, tan a प्लस b प्लस c का एक फॉर्मूला होता है जो आपने, मतलब तुम चाहते हो कि ये जो पाई बाय 4 लिखा हुआ है इसको लिख लें 10, क्या लिखें? 45 बार 1 डिग्री। बिल्कुल 1 डिग्री 45 टाइम्स, 45 टाइम्स 1 डिग्री, 40 टाइम्स 45। अरे सर ऐसे करें, ऐसे आप हो गया सर। tan 2 को लिखिए tan 1 प्लस 1, ये ज्यादा समझदारी का काम। हाँ इससे खत्म हो गया। यस सर, अब ठीक है। यस सर। कुछ दिमाग लगा दिया है इन्होंने। क्या बोला देखो, इन्होंने कहा कि इसको रैशनल नंबर मान लिया मैंने, ठीक है। इसने कहा कि ये रैशनल है तो 10 2 3 4 44 तक आएगा इरेशनल। हाँ हो गया 10 2 डिग्री के बारे में मालूम करते हैं। इन्होंने कहा इसको लिखे 10 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री। ये तुमने कैसे सोच लिया? चलो अच्छा, अच्छी बात है सर। 45 प्लस 1 रहता फॉर्मेट कंपोनेंट डिविडेंड लगाने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसने कहा फॉर्मूला लगा देते तो 2 10 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 डिग्री, ऐसा आ गया। अब 10 1 डिग्री रैशनल अगर मैंने माना है तो 10 2 डिग्री भी रैशनल आ गया, क्योंकि 10 1 डिग्री रैशनल है, 10 1 डिग्री रैशनल है, तो ये पूरा नंबर रैशनल हो गया सर। तो ऐसे tan n डिग्री सब रैशनल होने चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब 10 3 डिग्री अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा? 10 1 डिग्री प्लस 10 2 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री। और ये रैशनल, ये रैशनल, ये रैशनल, ये रैशनल, तो सब कुछ रैशनल, तो 10 3 डिग्री रैशनल आ गया। और ऐसे हाँ बहुत ही बढ़िया था। ऐसे करते जाएंगे तो 10 45 तक मत जाओ, 10 60 पर जाओ। सर tan और ये इरैशनल होता है। अरे क्या दिख रहा है ना? अरे फेल हो गया। यस सर। भाई अगर 10 1 डिग्री को मैंने रैशनल लिया तो 10 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 70 डिग्री 60 डिग्री सब रैशनल ही आ जाना चाहिए, लेकिन ये तो इरैशनल आ गया। इसका मतलब हम लोगों ने जो अज्यूम किया वो गलत अज्यूम किया।
tan 1 डिग्री कैसा नंबर होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। अरे क्या मेरी बात खत्म होती दिख रही है कि नहीं? यस सर। यस। बहुत ही बड़ा खूबसूरत सा प्रूफ है। तो ये तो बात समझ में आ गई। मतलब मेरे पास जब भी इर्रेशनल प्रूव करना होता है तो एक ही तरीका है, कंट्राडिक्शन। मतलब सिर्फ कंट्राडिक्शन इस्तेमाल कर लेंगे और जिससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई जो हमने अज्यूम किया वो हमारा अजम्पशन गलत है, क्योंकि वो मैथमेटिकली वायबल नहीं हो पा रहा है। और ये बेसिक बात सिखाई जाती है, रूट 2 से ही सिखाई जाती है। अब ये tan 1 डिग्री में इस्तेमाल कर लिया हम लोगों ने, तो tan 1 डिग्री आ गया। ये वाला भी मेरे ख्याल से इसी तरीके से सारे लोग समझ सकते हैं। लिखा हुआ है tan, तो इसे आप ऐसे ही कर रहे थे स्टार्टिंग में क्या? फिर से बोलो। वो आपने कुछ और फॉर्मेट में लिखा था ऐसे? मैंने कुछ फॉर्मेट नहीं लिखा। हाँ सर, कुछ आप और दूसरे तरीके से करना चाह रहे थे। नहीं, मैं यही चाहता ही था सिखाने, लेकिन किसी ने पहले ऐसे बोल दिया तो मैंने ऐसे लिख लिया। मतलब जैसा बोलते जाते हो वैसे मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं दिखा देता हूँ कि वैसे फंस जाएगा। तो ये बिल्कुल सटीक है, जो जो किया गया है बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा है। ये जो किया हुआ है ये तो बस जो किसी ने प्रयास किया तो वो मैंने लिख लिया, ये जेन्युइन प्रयास नहीं है। ये बिल्कुल आगे मतलब बात कंसिस्टेंट है। सर इसे उससे नहीं कर सकते क्या? tan जो होता है वो स्लोप होता है, उससे कुछ देख सकते हैं? स्लोप निकालना का मतलब कंटिन्यूस चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पर बात कर रहे हैं। हाँ। तो हम लोग कैसे कंक्लूड, मतलब स्लोप से कैसे मालूम करेंगे कि स्लोप रैशनल है कि इरैशनल है? मतलब बेसिकली मेरे पास किस चीज का डेरिवेटिव tan x होगा? एक कर्व है log sin x, ठीक है, और इसका स्लोप dy ओवर dx निकालोगे तो tan x आ जाएगा। भाई इसका इंटीग्रल वो होता है तो उसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। अब 1 पर स्लोप कैसा होगा ये बात समझने का प्रयास किया जा रहा है, और 1 पर फंक्शन कैसा होगा ये भी जबकि नहीं मालूम है। कोई वैल्यू होगी, नेगेटिव होगी, क्या समझेंगे उससे? कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके सर, ठीक। सर माइनस लॉग cos x है, फिर से बोलो। माइनस लॉग से किस करेगा? लॉग, अच्छा हाँ log sec x होगा भाई, ठीक है, log sec x। log sin x तो cot x होता है ना? यस सर। हाँ, ठीक। चलिए, तो वो तो अब अगला जो सवाल लिखा हुआ वो ज्यादा आसान है। log 5/3 ये एक इरैशनल नंबर है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो फिर से हमारे पास तो टूल ही यही है कि भैया मान लो रैशनल है। अब क्या करेंगे इसको? 5 = 3 to the power p/q लिख लेंगे और q को इधर पहुंचा देंगे, तो 5 की पावर q = 3 की पावर p। अब p और q मेरे पास इंटीजर है, को प्राइम में, मतलब कॉमन फैक्टर 1 है। अब 5 की कोई पावर कुछ भी चढ़ाते चले जाओ, लास्ट डिजिट 5 ही आएगी, और ये जो 3 की पावर कुछ भी चढ़ाते चले जाओ, लास्ट डिजिट कभी 5 आएगी नहीं। हेलो, सर रिपीट कर रहे हैं? हाँ मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। मतलब मैंने मान लिया कि ये रैशनल नंबर है, मतलब यूजिंग कंट्राडिक्शन। अब कंट्राडिक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जो 3 लिखा हुआ है उसकी पावर में ही तो ये नंबर चला जाएगा। यस सर। और q को पावर इधर पहुंचा दी, ऐसा। अब क्या ये दोनों चीजें आपस में कभी बराबर हो सकती? देखो 3 की पावर 1 करो तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 करो तो 9 आएगा, 3 की पावर 4 करो तो 3 करो तो आखिरी में 27 आएगा, 3 की पावर 4 करो तो 1 आएगा। तो आखिरी डिजिट कभी 5 आ ही नहीं पाएगी, जबकि इस वाले नंबर की लास्ट डिजिट हमेशा 5 आने वाली है। इससे 5 आएगी, इससे कुछ और आती रहेगी लास्ट डिजिट। जब लास्ट डिजिट ही नहीं मैच करी तो नंबर तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। अब किसी भी p और q इंटीजर की वैल्यू के लिए बराबर नहीं हो सकते। जब बराबर नहीं हो सकते तो जो हमने अज्यूम किया वो गलत अज्यूम किया, मतलब ये हर हालत में कैसा नंबर होगा? इरैशनल नंबर होगा। यस। ठीक है, फिर मैंने पूछा कि वो जो e है, e इज एन इरैशनल नंबर। ये कैसे प्रूव करें?
मुझे पता नहीं ठीक फिर से। उसको रैशनल मान के लॉग ले लेंगे तो हाँ ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि ई है, ई को मान लिया पी बाई क्यू और लॉग लेके एल एन लेंगे दोनों साइड का। यस सर। तो इसने कहा एल एन ई लिख लीजिए, इधर आ जाएगा एल एन पी माइनस एल एन क्यू और इसकी वैल्यू कितनी है 1, एल एन पी माइनस एल एन क्यू। अब क्या करें, P और Q दो इंटीजर हैं, दोनों के लॉग का डिफरेंस 1 के बराबर नहीं हो सकता, या तो ऐसा प्रूव कर। अरे मतलब ये बड़ा सा टर्म ऐसे नजर आ रहा है, P और Q कोई दो इंटीजर हैं, मतलब ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मीन वैल्यू थ्योरम लगा दी जाए, लगाई जाए। यस सर। मतलब मैंने कहा कि एफ एक्स एक फंक्शन ले लिया जाए एल एन एक्स, ठीक है, ये एल एन एक्स ग्राफ हो गया। P और Q दो इंटीजर है, पहला इंटीजर तो 1 यही होगा, कोई आगे वाले दो इंटीजर ले लेते हैं, एक को मैंने Q ले लिया, एक को मैंने P ले लिया। P बड़ा होगा क्योंकि ये इसकी वैल्यू तो 2 से बड़ी होती है, तो ये मैंने P बड़ा ले लिया, Q छोटा ले लिया। मैंने कहा इन दोनों के बीच में अगर मीन वैल्यू थ्योरम लगाई जाए तो एफ पी माइनस एफ क्यू डिवाइडेड बाय P माइनस Q, दिस इज इक्वल टू 1 बाय एफ डैश C, where C lies between Q and P। ये मैं लगा रहा हूँ ऐसी जबरदस्ती, क्योंकि इसने ऐसा फॉर्मेट लिखवाया मुझसे, तो मुझे लगा कि यार ये तो बढ़िया सी चीज दिख रही है। एफ पी माइनस एफ क्यू क्या हो गया मेरे पास, लिख लेते हैं, एफ पी माइनस एफ क्यू डिवाइडेड बाय P माइनस Q, दिस इज इक्वल टू एफ डैश C, where C lies between P and Q। और एफ पी माइनस एफ क्यू की वैल्यू किसके बराबर है, एफ पी माइनस एफ क्यू की वैल्यू 1 के बराबर है, ये 1 है। अगर न्यूमरेटर 1 हो गया तो 1 डिवाइडेड बाय P माइनस Q, दिस इज इक्वल टू एफ डैश C। और P और Q दो इंटीजर हैं, अभी देखते हैं। एफ डैश C अगर निकालेंगे तो एफ डैश x किसके बराबर हो गया, 1 बाई x के बराबर, और x की जगह C तो 1 बाई C आ गया। मतलब ये जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, P माइनस Q इज इक्वल टू C, ऐसे ही आ गया ना। यस सर। P एक इंटीजर है, Q एक इंटीजर है, दोनों एक दूसरे के प्राइम हैं, और उनका डिफरेंस C के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अब ये बात रह गई। P माइनस Q इज इक्वल टू C, मतलब C इज सम नंबर बिटवीन P एंड Q। दो इंटीजर्स का डिफरेंस करेंगे तो ये एक इंटीजर ही निकल के आएगा। यस। और ये P और Q के बीच में क्या कोई एक ऐसा इंटीजर C मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। अब ये यार अजीब सी बात हो रही है, बिल्कुल नए तरीके की बातें चल रही है। ये मेरे पास Q है, ये मेरे पास P है, इसके बीच में बहुत सारे इंटीजर हो सकते हैं क्या, इन दोनों इसको ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे P को लिख लीजिए Q प्लस C, ठीक है, और इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए, वो डिस्टेंसेस जो आएंगे वो मतलब उधर से प्रूव हो जाएगा कि नॉट इक्वल। तो बताओ बढ़िया बात कर रहे हो, देखिए क्या कह रहे हो। ये नंबर लाइन एक Q है और P को लिख लें, और C बीच में होगा। हाँ, Q P को क्या लिख लें, आगे लिख लीजिए, नहीं P को वैसे ही रहने दीजिए, और C कहीं बीच में होगा, C एक बीच में नंबर होगा, और ओरिजिन बना दीजिए कहीं पे भी, ओरिजिन यहाँ पे होगा। ये जो P और ऊपर वाले इक्वेशन से जो आ रहा है वो P इक्वल टू Q प्लस C आ रहा है। P इज इक्वल टू Q प्लस C आ रहा है। ये बात बनेगी नहीं बनेगी, हाँ नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऐसा प्रयास किया क्यों जाए। नहीं। ये Q प्लस C अगर हो गया मतलब C इंटीजर भी है भाई, इन दोनों का डिफरेंस एक इंटीजर ही होगा अगर होगा तो, यस यस सर। ठीक है। और अगर
P मेरे पास ये हो गया, Q मेरे पास ये हो गया, तो दोनों अगर को प्राइम ना रह गए तब तो काम हो जाएगा, और दोनों को प्राइम तो है ही यार, पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। वो तो फिर जो बेसिक डेफिनेशन मानी उससे खिलवाड़ हो जाएगा। हाँ, लेकिन अभी फंस गया ना मामला, अभी कुछ जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं हम लोग इस जगह से। मतलब ये जितना किया है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है भाई। इसने लॉग ले लिया तो मैंने कहा ले ले भाई, ले लिया तो ये ऐसा आ गया। इसमें P और Q इंटीजर्स है और को प्राइम है। इंटीजर है ये तो अभी हम लोग लेके चल रहे हैं कि भाई ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो दो इंटीजर हैं, तो उसके बीच में कोई एक नंबर मिल सकता है, C कोई मिलेगा, जहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू इस नंबर के बराबर हो जाएगी। ऊपर वाला नंबर तो 1 हो गया, यहाँ से 1 लगा दिया, ये 1 f' की वैल्यू 1/c हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास ये आ गया। यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। अगर यहाँ तक पहुंच गए तो यहाँ से P और Q को प्राइम है और C कोई ना कोई इंटीजर ऐसा मिल सकता है, इसमें भी कोई समस्या नहीं। लेकिन सर हाँ शायद मैं गलत हूँ, लेकिन एक बार आपने एक चीज सिखाई थी, हाँ एक फंक्शनल इक्वेशन fx माइनस fy इक्वल टू x माइनस y f डैश x प्लस y अपॉन 2। हाँ बिल्कुल, पैराबोला जिसमें बना के समझाया था। हाँ हाँ वही वाला जिसमें आपने कोऑर्डिनेट और कैलकुलस कैसे मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये c p प्लस q अपॉन 2 के बराबर होगा? C p प्लस q अपॉन 2 के P बराबर? प्लस Q/2 नहीं, वो तो क्वाड्रेटिक में ही होता है, लॉगरिथमिक में थोड़ा ना होगा ये। अच्छा, क्योंकि वो फंक्शन ही हाँ क्वाड्रेटिक का बना वो है, क्वाड्रेटिक है, ax² प्लस bx प्लस c बिल्कुल वो यहाँ नहीं लगेगा। मतलब यहाँ से हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई मैं ऐसा मतलब यहाँ से कंट्राडिक्ट भी नहीं करवा पा रहे हैं भाई, या तो मैं कंट्राडिक्ट करा ले जाऊं तब तो मैं बता दूं, तो यहाँ से तो अभी ऐसी स्थिति की हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं कुछ क्लियर नहीं हूँ। सर इसमें एक चीज नहीं यूज कर रहे, जो P और Q है हाँ। वो तो मतलब हमने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है ना। P और Q इंटीजर है और प्राइम है, नहीं तो वो भी मतलब ऐसे मतलब को प्राइम है। E का जो वैल्यू आता है हाँ तो वो 2 पॉइंट समथिंग आता है, 2.7 के अराउंड आता है। ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग P मतलब और Q का भी रेंज तो मतलब काफी फिक्स सा होगा ना। हाँ नहीं, मतलब हमने अगर ये मानना है तो P और Q का रेंज फिक्स नहीं हो पाएगा। कैसे फिक्स हो जाएगा? दो इंटीजर्स का रेशियो है, हाँ सर। तो वो 2 दशमलव कुछ, तो बहुत बड़े बहुत सारे सेट ऐसे हो सकते हैं भाई। अगर मैं कहूं कि 500 को किससे डिवाइड किया जाए कि वो 2 पॉइंट कुछ आ जाए, तो जो नंबर होगा वो 250 से थोड़ा सा छोटा होगा, यस सर। है ना? तो अब ये 250 से थोड़ा सा छोटा मतलब 240 लिख लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, या 241 लिख लिया, ठीक है। और ये 5/2 भी लिखा जा सकता है। तो यार ये तो इतनी बड़ी रेंज हो गई कि हम लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे उस रेंज को, कि उनके डिफरेंस की वैल्यू में कौन सा इंटीजर लाई करेगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम यहाँ से। यस सर, नहीं होगा। तो वो P और Q बस इतना ही मालूम है कि दे आर को प्राइम, दोनों इंटीजर हैं लेकिन को प्राइम है। मतलब ये हम चूंकि मुझे बड़ा खूबसूरत सा टर्म लिखा दिखा और मुझे लगा कि यार ये तो लॉग वाला फंक्शन दिख रहा है, तो मैंने लगा दिया, लेकिन उससे कुछ एडवांटेज मुझे होता नहीं दिख रहा है। अरे क्या देख रहे हैं ना सर लोग? यस सर। मतलब कुछ हम लोग कंक्लूड फंस गए यहाँ पर कि भाई दो नंबर हैं, इनके बारे में कुछ मालूम नहीं, लेकिन उनके बीच में कोई C एक नंबर है, निश्चित बात है वो इंटीजर ही होगा, और नहीं मिल सकता ऐसा इंटीजर, ये हम लोग बता नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, दोनों बातें हैं, तो अभी हम लोग क्लियर ही नहीं है इस जगह से, तो कुछ और ही करना पड़ेगा। इस रास्ते पर हम लोग नहीं फायदा उठा पा रहे। सर एक मिनट हाँ। वो जो मतलब पीछे जो 500/200 किया था, हाँ नहीं 240 किया। हाँ 241, अरे मतलब प्राइम लिखें, को प्राइम तो लिखना पड़ेगा ना सर। इसमें जो होता है P और Q मतलब P/Q जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब को प्राइम का मतलब ही कॉमन फैक्टर 1, अगर कहीं पर 4/16 लिखा है तो इसको रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तभी, मतलब रूट, वरना रूट टू प्रूव नहीं हो पाएगा। ये सर ठीक है। तो कुछ और करते हैं। तो E को रैशनल नंबर मान लिया E मेरे पास P/Q के फॉर्मेट में। अच्छा, E का एक्सपेंशन तो सारे लोगों को आता ही है, अरे एक्सपांड कर दिया जाए। एक्सपांड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा?
1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल होता है, तो e की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक। x की जगह 1 लगा दिया तो इधर हो गया e क्या है पी वाई क्यू, तो इधर कितना आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ऐसा मैंने लिख लिया। अब क्या क्या जुगाड़ लगाए थे अगले पेज सर एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अगर n टर्म्स तक हम लें तो ये रैशनल होगा, लेकिन हमें ये दिखाना है कि जब इनफिनिट टर्म्स तक ले रहे हैं हम तो ये इरैशनल बन रहा है। n टर्म्स तक लेंगे, n बढ़िया वर्ड नहीं इस्तेमाल किया, इसको मैं अगले पेज पे लिख लूं फिर बात करता हूँ। p अपॉन q मतलब फाइनाइट सीरीज होती है तो ये रैशनल होगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ऐसा मैंने लिख लिया। हाँ, अब क्या बोलना चाहते बताओ, अगर ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते तो ये रैशनल हो जाता? तो सर हाँ ये रैशनल होता। क्यों सर? क्योंकि नीचे फैक्टोरियल है और ऊपर सम होगा इंटीजर्स का, तो ऊपर का पार्ट इंटीजर है, नीचे का पार्ट मतलब तुमने बड़ा इंटीजर है, बिल्कुल रैशनल हो गया। बिल्कुल तब रैशनल हो गया। तुमने कहा कि अगर एलसीएम ले लेंगे तो वो फाइनली पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आ जाएगा, लेकिन सीरीज इंफिनिटी तक है तो फिर ये इररेशनल हो रहा होगा। लेकिन क्यों हो रहा होगा, ये कैसे प्रूव करेंगे, ये भी नहीं बात समझ में आई। तो देखो कोशिश करते हैं। क्या किया मैंने कि ये p इंटू क्यू माइनस 1 के फैक्टोरियल से ऊपर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो नीचे क्यू फैक्टोरियल हो गया। अरे होता दिख रहा है ना, क्यू माइनस 1 के फैक्टोरियल से ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो नीचे क्यू इंटू क्यू माइनस 1 फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आ गया। इधर कितना गया 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, एक टर्म कहीं पर 1 अपॉन क्यू फैक्टोरियल भी आएगा और फिर 1 अपॉन क्यू प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन क्यू प्लस 2 फैक्टोरियल, ऐसा आता चला जाएगा। ये जो क्यू फैक्टर लिखा हुआ उठा के मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, इधर आ गया p इंटू क्यू माइनस 1 फैक्टोरियल। इधर कितना आ जाएगा, ये सब यहां से यहां तक सब इंटीजर आ जाएंगे, अरे आ जाएंगे, क्यू फैक्टोरियल नीचे से कटता चला जाएगा और जो आगे बचेगा वो क्या बचेगा, जब क्यू फैक्टोरियल इसके पास जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन क्यू प्लस 1, अगले के पास बचेगा 1 अपॉन क्यू प्लस 1 क्यू प्लस 2, फिर अगले के पास 1 अपॉन क्यू प्लस 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3, और ऐसे ही आता चला जाएगा। जैसे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अभी कहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, तब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो आगे का फ्रैक्शनल टर्म है ये एंड में फ्रैक्शन ही रहेगा, ना कि कोई इंटीजर में। बिल्कुल बिल्कुल, इधर वाली क्वांटिटी गारंटेड इंटीजर है, ये इंटीजर है। अगर मैं किसी तरीके से प्रूव कर दूं कि ये वाला जो नंबर मेरे पास लिखा हुआ है यहां से यहां तक, इट इज ऑलवेज अ फ्रैक्शन, तब बात प्रूव हो जाएगी। अरे क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, मतलब भैया बाइनोमियल छोड़ के बाकी सारी बातें हो रही है तो बहुत गलत बात है, लेकिन वो मुझे लगा कि एक लिखा है तो दूसरा भी लिख दें फिर, चलो ठीक है। तो इसको करने का जुगाड़ क्या, अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी को दिखा दूं किसी तरीके से कि ये एक से छोटी हो गई तब तो भला हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना। तो ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको मैंने जुगाड़ लगाया, कैसा जुगाड़ लगाया देखो, 1 अपॉन क्यू प्लस 1 प्लस 1 अपॉन क्यू प्लस 1 क्यू प्लस 2 1 अपॉन क्यू प्लस 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 plus dot 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 infinity. This is always less than सर, क्या ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? अगर डिनोमिनेटर का नंबर
मैं छोटा कर दूं तो क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, डिनोमिनेटर का Yes. नंबर अगर छोटा कर दूं तो क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, तो इधर वाले सारे टर्म सब बड़े होते चले जा रहे हैं, तो निश्चित बात है ये पूरी क्वांटिटी इस पूरी क्वांटिटी से बड़ी हो गई। और ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये जीपी लिखी हुई इनफाइनाइट a अपॉन 1 माइनस आर, और एलसीएम अगर लो तो ये मेरे पास 1 अपॉन क्यू आ गया। अरे आया कि नहीं आया? यस सर। तो इधर वाली जो क्वांटिटी है वो हर हालत में 1 अपॉन क्यू से छोटी है, और क्यू मेरे पास कैसा नंबर है, वो कोई इंटीजर है, 1 के बराबर तो नहीं है। निश्चित बात है इस पूरी क्वांटिटी में इस इंटीजर के साथ एक जो क्वांटिटी जोड़ी गई है वो एक फ्रैक्शन से छोटी है, और फ्रैक्शन से छोटी है तो इधर पूरी क्वांटिटी मेरे पास कैसी हो गई, मतलब 1 से छोटी है, और 1 से छोटी है तो निश्चित बात है ये पूरी क्वांटिटी मेरे पास कैसी हो गई, एक इधर इंटीजर इधर एक नॉन इंटीजर या मिक्स नंबर, और मिक्स नंबर इंटीजर के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए जो हमारा अजम्पशन था वो गलत था। निश्चित बात है पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता, ये हर हालत में एक इर्रेशनल नंबर होने वाला है, ऐसा हम लोगों ने प्रूव कर लिया। पर क्या प्रूव होता दिख रहा है कि नहीं? यस सर। यस। मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा सा इतना काम और कर देना चाहिए था कि नहीं, ठीक है चलेगा, बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं। मुझे लग रहा था पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि ये मुझे लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्म लगा, यहाँ से निकल के आता तो मजा ही आ जाती मुझे। ये बहुत सही टर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्योंकि कैलकुलस से सीधे कनेक्ट हो रहा है, इसलिए मुझे तो तुरंत ही ये बात समझ में आई कि यार ऐसा कुछ लिख लिया जाए, लेकिन इससे कुछ फायदा हुआ नहीं। चलो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं। चलिए वापस बाइनोमियल